दोस्तों, मैं आपका दोस्त एसएम पारी एक नई वीडियो के साथ आपके साथ में हाजिर हो रहा हूं। आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा एक ऐसे डॉक्टर से जिसकी रोंगटे खड़े होने वाली कहानी जब उसने बताई तो देख के मन दंग हो गया। मन में एक अजीब विचार हुआ कि हमारे बीच में ऐसे भी कोरोना योद्धा हैं जो बगैर किसी प्रचार के, बगैर किसी मदद के लोगों की मदद कर रहे हैं। मिलवाते हैं हम आशीष मिश्रा से, जो होम्योपैथिक के डॉक्टर हैं। उन्होंने कोरोना जो आपदा है, उस आपदा के बीच में एक ऐसा हादसा उनके बीच में गुजरा है जो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष मिश्रा, होम्योपैथिक फिजिशियन एंड कंसल्टेंट, जो मैं लखनऊ में प्रैक्टिस करता हूँ। विगत दिनों में इन कोरोना के कार्यकाल में एक ऐसा किस्सा मेरे साथ हुआ जो बहुत ही दिल दहला देने वाला था। हमारे पास एक हमारे मरीज हैं जो सुल्तानपुर से हैं और वो करीब 2 साल पहले हमसे इलाज कराते थे, पर आज अचानक 2 साल बाद उनका मेरे पास फ़ोन आता है कि मेरा बेटा जो है वहाँ पर है, बेटा और बहू, और उसका जो है आप ट्रीटमेंट करिए और उसको देखिए क्या दिक्कत हो गई है। विगत कुछ दिनों से वो काफ़ी परेशान है। फिलहाल मैंने आजकल के कोरोना के माहौल को देखते हुए उसको सीधे ना बुला के उसको मैंने पहले जो है मैंने कहा उसको आप पहले रिपोर्ट्स मेरी व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। यदि मेरे लायक वो केस होगा तो मैं उसको फॉलोअप में लूँगा, अदरवाइज़ मैं जैसा होगा आपको बताऊँगा। फिलहाल उन्होंने वो रिपोर्ट्स हमारे उस पर भेजी जिसमें वो नॉर्मल रिपोर्ट्स उन्होंने कराई हुई थी। नॉर्मल CBC था, KFT था। KFT में जब सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट और बाकी चीज़ों को मैंने काफ़ी बढ़ा हुआ देखा तो उस समय मेरे एकदम होश उड़ गए। उनसे मैंने तुरंत ही कहा कि आप ऐसा है कि कुछ टेस्ट और पहले करवाइए, तब आगे इस पर हम लोग डिसाइड कर पाएंगे हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। फिलहाल उसके बाद जो है उन्होंने जो है टेस्ट करवाया जिसमें हमने उनको एक्सरे और अल्ट्रासाउंड को मैंने उनको रेफ़र किया कि आप करवाइए। फिलहाल पैथोलॉजी से भी काफ़ी सहयोग मिला इस मामले में और पैथोलॉजी ने उस चीज़ को करा इमरजेंसी में। और जैसे ही रिपोर्ट्स मेरे सामने आई तो रिपोर्ट्स देखते ही तो मेरे होश पहले पूरे फाख्ता हो गए, क्योंकि मैं एक नॉर्मल फिजिशियन एंड कंसल्टेंट था और उसके अंदर प्लूरेसी ऑफ लंग्स निकला, साथ में हेपेटोस्प्लीनोमेगाली निकला जिसमें स्प्लीन और लिवर दोनों बढ़े हुए थे, और साथ ही साथ पेट में भी पानी भरा हुआ था। पेट का पानी धीमे धीमे जो है ऊपर लंग्स की तरफ रेडिएट कर रहा था, जिससे उसको सांस लेने में भी पूरी दिक्कत होने लगी थी। फिलहाल मैंने रिपोर्ट्स देखने के पश्चात उनसे ये कहा कि ये केस अब मेरे बस का नहीं है, इसको मैं नहीं डील कर पाऊँगा, इसके लिए आप जो है किसी चेस्ट स्पेशलिस्ट को संपर्क करें। और उनको मैंने चेस्ट के डॉक्टर को रेफ़र किया। उन्होंने रात में ही जो है उन चेस्ट के डॉक्टर से बात भी करी और सुबह का अपॉइंटमेंट उनके लिए फ़िक्स हो जाता है सुबह 9 बजे का, और सारी बात यहीं पे ख़त्म हो जाती है। पर अचानक रात में 1:30 बजे के करीब सुल्तानपुर से मेरे पास जो उनके पिताजी हैं उनका फिर से फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब अचानक पता नहीं क्या ऐसी दिक्कत हो गई है कि हमारा बहू जो है रोज़ चली जा रही है, कुछ बता नहीं रही है। उसने एम्बुलेंस मंगाई है और एम्बुलेंस से लेकर सिविल हॉस्पिटल गई है, तो उसको आप कृपया करके देख लें। फिलहाल मैं रात में 1:30 बजे गया, मैं भाऊराव देवव्रत सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा। वहां पे एम्बुलेंस से वो उनको लेके पहुंच चुकी थी और वहां पे डॉक्टर्स ने जो था फिलहाल उनको जवाब दे दिया, तो पेशेंट की डेथ हो गई थी। फिलहाल अब समझ में ना पाने का मैंने उससे पूछा कि अब मैम कैसे क्या करना है। डॉक्टर्स ने भी बता दिया, मैंने भी देखा कि पेशेंट एक्सपायर हो चुका है। फिलहाल उनसे पूछने के बाद जो है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझसे यही रिक्वेस्ट करी, उस समय रात में भाई 1:30 पौने 2 का करीब समय था। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि किसी तरह हमको और डेड बॉडी को किसी तरह सुल्तानपुर पहुंचा दिया जाए। फिलहाल कोई वैसी लखनऊ में होने के नाते मेरे को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने ठीक है वहाँ डेड लाश के वास्ते गाड़ी मैंने करी, उसको हायर किया, और हायर करने के बाद उसको बुलवाने के बाद डेड बॉडी को उसमें जब शिफ्ट कराने की बात आ रही थी तो उस बीच के जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हुए कि मैंने देखा कि एक अकेली औरत जिसके गोदी में 6 महीने का बच्चा है और साथ में बगल में ही उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, वो एकदम ऐसे विलाप कर रही थी बीच रोड पे डिवाइडर पे बैठ के कि मैं खुद नहीं समझ पा रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। इतनी देर में उनके पिताजी का फ़ोन मेरे पास आता है सुल्तानपुर से। वो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा तो सब कुछ जो है अब हो गया, अब जैसा हो आप देखिए उसको कैसे क्या मैनेज करवा सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ कि आप ये डेड बॉडी जो है और किसी तरह जो है सुल्तानपुर तक किसी भी हालत में पहुँचा दीजिए। तो मैंने जो है फिर उनसे बात करी, फ़ोन पे बात करने के बाद डेड बॉडी की गाड़ी आ ही चुकी थी। हम लोग शिफ्टिंग का प्लान कर रहे थे, तभी उनके पिताजी का दोबारा मेरे पास फ़ोन आया। उनकी हिम्मत नहीं जुट रही थी कि रात में 1:30 बजे अपनी बहू को डेड बॉडी लेके अकेले लाश के वास्ते वाली गाड़ी पे लेके उनको भेजें।
उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करा कि डॉक्टर साहब मैं चाह रहा हूँ कि आप भी जो है साथ में जो है अगर इनके आ जाते तो बहुत अच्छा होता। उस समय मैं भी कुछ नहीं समझ पाया कि मैं अचानक क्या करूं और कैसे करूं, क्योंकि मैं भी घर पे बिना बताए हुए आया था। यहाँ तक कि मेरे घर में किसी को नहीं पता था कि मैं हॉस्पिटल आया हुआ हूँ और अचानक ऐसी परिस्थितियाँ सामने आके खड़ी हो गई। फिलहाल उनके पिताजी के जो मार्मिक शब्द थे और उनका जो उस समय टूट जाना और उनको उनकी बहू को रास्ते में बैठ के रोते बिलखते देखना, उस चीज़ ने शायद कुछ भी थोड़ा बहुत ऐसा रोल प्ले किया जो भी रहा। फिलहाल अंदर से ऐसी भावना आई कि नहीं, हमें इनको अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। फिलहाल मैंने उनको सुल्तानपुर जाके छोड़ने का डिसीज़न लिया। ऐसी स्थिति में फिर मैं उनको लिया, अपने घर आया। चोरी से मैंने अपनी एक्टिवा बाहर खड़ी करी और बिना वाइफ को बताए उनके साथ जो है मैं साथ ही साथ सुल्तानपुर गया। सुल्तानपुर करीब हम लोग सुबह वही 6 बजे करीब पहुँचे तो उस समय घर का माहौल बहुत ही मार्मिक हो रखा था। पिताजी और एक बहन और माँ थी केवल, जो काफ़ी विलाप कर रहे थे और उस समय समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे क्षण में क्या करूं और क्या ना करूं। फिलहाल मैं चुपचाप किनारे खड़ा होकर केवल सब देखता ही रहा और सिवाय तसल्ली देने के अलावा मेरे पास भी अब कुछ बचा नहीं था। फिलहाल उनको डेड बॉडी उन्होंने फिलहाल अब मोहल्ले वालों की मदद से लाश के वास्ते से उतरवाई और उसको रखवाया। उनके पिताजी ने मेरा काफ़ी शुक्रिया भी अदा किया उस समय। और हम लोग जो है फिर वहाँ से उन्होंने लाश के वास्ते का जो वहाँ से गई थी उसका पेमेंट भी करा और पेमेंट करने के बाद हम लोग लेके वहाँ से गाड़ी से हम लोग निकलने लगे। लौटने वक्त अचानक एक ऐसा हुआ किस्सा कि ड्राइवर साहब जो गए थे उन्होंने लखनऊ आने से वापस तुरंत मना कर दिया। उन्होंने कहा मुझे 5 घंटे मैं सोऊंगा तब मैं ही निकलूँगा। और मेरे को वापस लखनऊ पहुंचने का भी हो रहा था क्योंकि मेरी क्लिनिक भी मुझे को अपने को देखनी थी। घर पे भी मैं बता के नहीं गया था, घर वाले भी परेशान होंगे कि अचानक रात में कहाँ चला गया। फिलहाल मैंने ड्राइवर से रिक्वेस्ट किया कि आप किसी ना किसी तरह कुछ मैनेज कर लीजिए, हम लोग धीमे धीमे निकल चलेंगे। नहीं होगा, अगर कहीं थकावट होती है तो हम थोड़ा बहुत देख लेंगे, हम चला देंगे, थोड़ा आप चला लीजिएगा, जहाँ आपका खर्चा पानी अलग से होगा वो अलग दे दूँगा। फिलहाल मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हम लोग धीमे धीमे निकल चलते हैं। फिलहाल ड्राइवर साहब ने गाड़ी स्टार्ट करी, लेके आए। सुल्तानपुर हाईवे पे लाते ही उन्होंने गाड़ी किनारे लगा दी और मुझसे कहा कि लीजिए गाड़ी, अब आप चलाइए। अब मैं भी करता क्या ना करता, घर मेरे को भी लौटना था और बिना कुछ बताए हुए मैं गया था। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि घर पे किसी को नहीं पता था, क्लिनिक भी देखनी थी। फिलहाल मैंने जो है वहाँ रुकने से बेहतर गाड़ी चलाने का डिसीज़न लिया और वहाँ से 100 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद ड्राइवर साहब जो बगल में थे उन्होंने कहा लाइए अब गाड़ी मुझे दीजिए, अब मैं चलाऊँगा। फिलहाल वहाँ पे आके मैंने इनको गाड़ी हैंड ओवर करी और फिर उन्होंने मुझे ला के वहाँ से मेरे घर तक छोड़ा। तो देखा दोस्तों आपने, ये थी एक ऐसे डॉक्टर के साथ घटित कहानी जो बेलालच के लोगों के साथ, अपने मरीजों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने जानकार लोगों के साथ मदद कर रहे थे। ऐसे डॉक्टरों को हम सलाम करते हैं। फिर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मीडिया फुराफा क्लब की सहायता सेवा अभी चालू है। अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो, किसी भी तरह की ज़रूरत हो तो आप हमसे हेल्प कीजिए। हमारे मोबाइल नंबर 9415019786 8081741076 पर। हमारे फोटोग्राफर्स, हमारी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर, हमेशा तैयार है। किसी भी सेवा के लिए हम लोग तैयार हैं। एक चीज़ और, आप पारी SM पारी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही आप घंटी भी दबाइएगा जिससे कि आप समय समय पर हमारी नई वीडियोस की आप नोटिफिकेशन पा सकें। और एक बात और, नई गाइडलाइन सरकार ने चौथे चरण के कोरोना के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन बनाई है, उस गाइडलाइन का पालन कीजिए। उस गाइडलाइन से आप बिल्कुल हटिएगा नहीं। जो सरकार ने कहा है आप सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, तो इस सब में भलाइए और काम करते समय अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए एक अनमोल है।